जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट सुपर टेट में विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की। आज का हमारा विषय है बाल विकास। ये वीडियो वर्ष 2022 में होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो में क्वेश्चंस के साथ पूछे जा सकने वाले फैक्ट्स को भी जोड़ा गया है। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विकास को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे भाग पूछे हैं कितने भागों में। तो पहले जानने से पहले ये जान लेते हैं विकास का अर्थ क्या होता है। विकास का अर्थ यहाँ पर क्रमिक परिवर्तन से है। किससे है? क्रमिक परिवर्तन से। कैसी क्रिया होती है? विकास एक निरंतर चलने वाली क्रिया होती है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कितने भागों में बांटा गया है। तो हमारे ऑप्शन है 2, ऑप्शन 2 है 3, ऑप्शन 3 है 4, ऑप्शन 4 है 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन 2, 3 भागों में बांटा गया है। अब जान लेते हैं वो 3 भाग कौन कौन से हैं। तो वो हमारा पहला भाग है उत्पत्ति, दूसरा भाग है हमारा वृद्धि और तीसरा भाग है हमारा अपकर्ष। क्या? उत्पत्ति, वृद्धि और अपकर्ष। इन 3 भागों में विकास को बांटा गया है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले सीखी जा चुकी बात का स्मरण करना ही स्मृति है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? कभी कभी कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा कुछ कथन कहे जाते हैं, वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि यह कथन किसका है। यहाँ से 1 नंबर का आपका प्रश्न एग्जाम में बन ही जाता है। तो आप कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के कथनों को याद कर लीजिए। अभी इसमें पूछा गया है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो हमारे ऑप्शन है स्काउट द्वारा, ऑप्शन 2 है वुडवर्थ द्वारा, ऑप्शन 3 है एबिंगहाउस द्वारा, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 वुडवर्थ द्वारा। पहले सीखी जा चुकी बात का स्मरण करना ही स्मृति है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ ने कहा है इस कथन को। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके अभाव में प्रेरणा की अभिक्रिया आरंभ नहीं हो सकती। अभाव में पूछा है किसके। तो हमारे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1 है स्मृति के, ऑप्शन 2 है विस्मृति के, ऑप्शन 3 है आवश्यकता के, ऑप्शन 4 है प्रशंसा के। तो उसमें सबसे ज्यादा प्रेरित करने वाला एलिमेंट कौन सा हो सकता है? तो वो हो सकता है हमारा ऑप्शन 3। जब तक आवश्यकता नहीं होगी किसी के लिए तब तक हम प्रेरित नहीं होंगे किसी कार्य को करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन 3 आवश्यकता। आवश्यकता के अभाव में प्रेरणा की अभिक्रिया आरंभ नहीं हो सकती। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम वक्र की खोज किसने की थी। अधिगम वक्र की खोज पूछी है किसने की थी। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं बियान हार्टन ने, ऑप्शन 2 है गैने ने, ऑप्शन 3 है गुथरी ने, ऑप्शन 4 है थॉर्नडाइक ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बियान और हार्टन ने अधिगम वक्र की खोज की थी। अब ये पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में, अधिगम वक्र किसके मध्य बनता है। तो वो किसके मध्य बनता है? अधिगम वक्र बनता है वो प्रयास और अधिगम की मात्रा। अधिगम की मात्रा और प्रयास के मध्य जो वक्र बनता है उसी वक्र को हम क्या कहते हैं? अधिगम वक्र कहते हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं। तो वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरल रेखीय वक्र, एक होता है धनात्मक वक्र, एक होता है ऋणात्मक वक्र और एक होता है मिश्रित वक्र, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों वक्रों से जो मिलकर बना होता है उसे कहते हैं मिश्रित वक्र। तो यहाँ से ये 3 बातें क्लियर हो जाएंगी। अधिगम वक्र की खोज किसने की? तो वो की थी बियान हार्टन ने। अधिगम वक्र कितने प्रकार का होता है? तो वो होता है 4 प्रकार का। कौन कौन सा होता है? वो होता है सरल रेखीय वक्र, धनात्मक ग्राफ, ऋणात्मक रेखीय वक्र और मिश्रित रेखीय वक्र। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिगम वक्र किसके मध्य बनता है। तो वो अधिगम की मात्रा और प्रयास के मध्य बनता है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंभीर तनाव की अवस्था क्या कहलाती है। गंभीर तनाव की अवस्था पूछी है। तो हमारे ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? वो दिए हुए हैं डिस्मॉर्फिया, ऑप्शन 2 है डिस्लेक्सिया, ऑप्शन 3 है डिस्थीमिया, ऑप्शन 4 है डिस्ग्राफिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 डिस्थीमिया। गंभीर तनाव की अवस्था क्या कहलाती है? डिस्थीमिया कहलाती है। क्या कहलाती है? डिस्थीमिया कहलाती है। अब जान लेते हैं डिस्मोर्फिया कौन सी अवस्था होती है। तो वो होती है मनोविज्ञान संबंधी। कौन सी अवस्था होती है? मनोविज्ञान संबंधी जो विकार होता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्मोर्फिया। डिस्लेक्सिया क्या होता है? वो पढ़ने की अक्षमता जो होती है वो डिस्लेक्सिया कहलाती है। क्या कहलाती है? पढ़ने की अक्षमता डिस्लेक्सिया कहलाती है। और डिस्ग्राफिया क्या होती है? वो होती है लिखने की अक्षमता। लिखने की, जो व्यक्ति लिख नहीं पाता है उसको क्या बोलते हैं? उस बीमारी को क्या बोलेंगे? डिस्ग्राफिया या अग्रेफिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया या अग्रेविया। तो गंभीर तनाव की अवस्था क्या कहलाती है? वो कहलाती है डिस्थीमिया। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम के सिद्धांत हैं। तो हमारे ऑप्शन इसमें ये पूछे गए हैं कौन कौन से सिद्धांत अधिगम के हैं। तो हमारे ऑप्शन है समीपता का सिद्धांत, ऑप्शन 2 है सबलीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन 3 है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम के कौन कौन से सिद्धांत है? समीपता का भी सिद्धांत होता है, सबलीकरण का भी होता है, संज्ञानात्मक विकास का भी, मतलब कि उपयुक्त तीनों अधिगम के सिद्धांत है। समीपता के सिद्धांत में क्या आ जाता है?
वाटसन का अधिगम संबंधी सिद्धांत आ जाता है, पावलोव का प्रत्यावर्ती सिद्धांत आ जाता है और गुथरी का आ जाता है। ये समीपता के सिद्धांत में आ जाते हैं, अधिगम के सिद्धांत में। सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? वो C.H. हल ने दिया है। किसने दिया था? C.H. हल ने दिया है। और संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत किन्होंने काम किया है? वो किया है बंडूरा, प्याजे और गेस्टाल्टवादियों ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर काम किया है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैविक अणु किसे कहा गया है? जैविक अणु पूछा है तो हमारे ऑप्शन है DNA, ऑप्शन 2 RNA, ऑप्शन 3 है दोनों, ऑप्शन 4 है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन 2 दोनों। DNA और RNA दोनों को जैविक अणु कहा जाता है। अब जान लेते हैं DNA की फुल फॉर्म क्या होती है, RNA की फुल फॉर्म क्या होती है। DNA की होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और RNA की क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA की फुल फॉर्म होती है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का निर्माण किसके लिए हुआ? तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं वयस्कों के लिए, ऑप्शन 2 है 3 से 11 साल के बच्चों के लिए, ऑप्शन 3 है 11 से 18 साल के बच्चों के लिए, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 वयस्कों के लिए प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया गया है। किसके लिए किया गया है? वयस्कों के लिए। अब पूछा जा सकता है यहाँ पे कि टेट का प्रतिपादक यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का प्रतिपादक कौन है? तो वो कौन है? मॉर्गन मुरे। कौन है? मॉर्गन मुरे। और ये भी पूछा जा सकता है कब इन्होंने निर्माण किया था? तो वो किया था 1935 में। इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है कथानक बोध परीक्षण। क्या है? कथानक बोध परीक्षण। इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि इस परीक्षण में कितने कार्डों का उपयोग होता है? तो टोटल कितने का होता है? 31 का। कितने कार्डों का प्रयोग होता है? वो 31 का होता है। 10 पुरुषों के लिए कार्ड होते हैं, 10 महिलाओं के लिए कार्ड होते हैं, 10 पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए कार्ड होते हैं और एक जो कार्ड होता है वो खाली कार्ड होता है। इस प्रश्न से इतने रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सभी को आपको याद रखना है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई? तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं 1869 में, ऑप्शन 2 है 1905 में, ऑप्शन 3 है 1908 में, ऑप्शन 4 है 1879 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना हुई। अब ये भी पूछा जा सकता है कि किसने की मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? तो आप बता देंगे वो किसने की थी? वुंट ने। किसने की थी? वुंट ने। ये कहाँ के थे? जर्मनी। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? तो हमारे ऑप्शन दिए हुए 1, ऑप्शन 2 है 4, ऑप्शन 3 है 11, ऑप्शन 4 है 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14। मूल प्रवृत्तियां कितनी है? 14। अब ये पूछा जा सकता है किसके अनुसार 14 मूल प्रवृत्तियां हैं? तो वो किसके? मैकडूगल के अनुसार। किसके? मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां 14 होती हैं। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जॉन डीवी के अनुसार तर्क के कितने सोपान हैं? जॉन डीवी ये भी मनोवैज्ञानिक रहे हैं और इन्होंने तर्क के बारे में अपने कथन दिए। उस कथन के अनुसार तर्क के कितने सोपान होते हैं? तो हमारे ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन 1 है 3, ऑप्शन 2 है 4, ऑप्शन 3 है 5, ऑप्शन 4 है 6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 5। जॉन डीवी के अनुसार तर्क के कितने सोपान है? वो होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं? आइए देख लेते हैं। समस्या की उपस्थिति, जब उपस्थिति होगी तो समस्या के विषय के बारे में जानकारी कर लेंगे। जब जानकारी हो जाएगी तो हम जितने भी समाधान हो सकते हैं उनके उपाय देखेंगे। जब उपाय मिल जाएंगे तो उन उपायों में से एक उपाय का चुनाव कर लेंगे जो सबसे सुइटेबल होगा। जो सबसे सुइटेबल उपाय होगा जब हम उसका प्रयोग कर लेंगे तो हमारी समस्या का हल हो जाएगा या तर्क का हमें हल मिल जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन 1 है 32, ऑप्शन 2 है 20, ऑप्शन 3 है 22, ऑप्शन 4 है 24। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 20। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ये पूछा गया है यूपी टेट में। तो चलते हैं कल के क्वेश्चन पे जो कि आपसे पूछा गया था। कल का हमारा प्रश्न था, महान शब्द में अनीय प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बन जाता है? तो हमारे ऑप्शन दिए थे महनीय, महत्ता, महत्व और महती। तो इसका अनीय प्रत्यय जोड़ा था, त्व प्रत्यय नहीं जोड़ा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन 1 महनीय। आते हैं आज के प्रश्न पर जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का हमारा प्रश्न है, अधिगम वक्र की खोज किसने की थी? अधिगम वक्र की खोज। तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, वियान हार्टन ने, गैनी ने, गुथरी ने या थॉर्नडाइक ने। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो आपकी तैयारी के लिए तो आप हमारे चैनल #PointBreakByRSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर सकते हैं। मैं आगे भी इसी तरीके की आपकी पढ़ाई में हेल्पफुल वीडियोस लाता रहूंगा, तो आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।